गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी का जो रिमेनिंग चैप्टर था। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने बहुत डिटेल में इस चीज़ को पढ़ लिया था, क्या डेफिनेशन होती है, क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला, उसके ऊपर पाथ, इफेक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पावर एंड यूनिट ऑफ द पावर। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो कॉपी और पेन उठा लो और शुरू करते हैं चैप्टर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? सो द एनर्जी possessed by an object due to its position और configuration। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कन्फर्मेशन, राइट। पोजीशन में जो हम चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बैलून लिया, उस बैलून को प्रेस कर दिया, दोनों तरफ से सप्रेस किया तो उसकी पोजीशन में थोड़ा सा चेंज हुआ, उसमें एनर्जी आ गई। और जो एनर्जी है वो कौन सी है? वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा, मैंने एक चीज को उठाया और किसी हाइट पर ले गया, किसी चीज को उठाया किसी हाइट पर ले गया, हाइट पर ले जाने से उसके अंदर जो एनर्जी आई उसकी पोजीशन के कारण, दैट विल बी ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसका हम फॉर्मूला देखें। देखो बच्चों, कोई उसमें एनर्जी आएगी कितनी, किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी आएगी कितनी? एनर्जी आएगी वर्क डन in the process। वर्क डन कौन सा? जैसे मान लो कि ये यहाँ पर अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर ये एक चीज पड़ी है, इसको मैं यहां से उठा के यहाँ पर ले गया। अब इसमें जितनी एनर्जी आई, मान लीजिए ये हाइट आपकी h है, ये हाइट कितनी है? h। तो ये एनर्जी किस कारण से? यहां से यहां तक जितना वर्क डन हुआ वो उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। किस प्रकार की एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो पहले तो इसमें वर्क डन निकाल लो कितना है, वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स किसके अगेंस्ट में हम क्या काम करते हैं? इस m, यहां पर फोर्स लगेगा कितना अपने को यहां से यहां ले जाने? तो फोर्स लगेगा बच्चों, यहां पर इसके वेट को हम ले जाए तो वेट mg। वेट कितना होता है? mg। m इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg हो गया इसका वेट। इस वेट को हम ले गए तो पहली चीज तो फोर्स आपका लग गया mg। कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसको डिस्प्लेसमेंट किया h हाइट, सो मल्टीप्लाइड बाय h। यहां से यहां तक h हो गया ना डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? ऑब्वियसली इट इज mgh। तो दोनों फॉर्मूले आपके सामने आ गए, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो ये आ गया अपना फॉर्मूला। यूनिट देखें इसकी। यूनिट आप लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी? यूनिट बहुत सिंपल, फोर्स
फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की होगी मीटर। और इस न्यूटन मीटर को एक और नाम देते हैं जूल। क्या देते हैं? जूल। ठीक है, समझ में आएगा? जूल। तो इसकी यूनिट हो गई जूल। और यही यूनिट किसकी यूनिट है? और यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की भी यूनिट एनर्जी की यूनिट के इक्वल होती है। स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर चलेंगे हम आगे। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं पाथ इफेक्ट। छोटे छोटे बहुत बढ़िया बढ़िया से कंसेप्ट है, जिनको हम देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एप्लीकेबल है सब में, जितने भी चैप्टर आएंगे फिजिक्स के, सब में कहीं ना कहीं वर्क और एनर्जी का यूज हमेशा होता है। तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहां तक अब हो गया। अब हम देखते हैं पाथ इफेक्ट। पाथ इफेक्ट, इसका मीनिंग क्या है? देखो, पाथ इफेक्ट एक वैसे तो अलग से आगे की चीज, लेकिन इसको हम बहुत सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम सेम एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट है, और उसके सिमिलर यहीं पर उसके पास में रखा हुआ है अगेन m मास का ऑब्जेक्ट। इक्वल मास के दो ऑब्जेक्ट हैं। एक बार तो मैं क्या करता हूं, इसको उठाता हूं और h हाइट यहां तक है, यहां तक h हाइट है, यहां मुझे इसको उठा के रखना है। ठीक है, अब मैं इसको यहां से सीधा का सीधा ही यहां तक ले गया, चेंज कर दी इसकी पोजीशन। जैसे ही पोजीशन चेंज की, h हाइट तक इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी? दैट विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। फॉर्मूले से अभी हमने पढ़ा था ना, mgh। अभी क्या हुआ कि एक बहुत ही जबरदस्त सा बच्चा था, उसके बारे में आइडिया आया कि मैं सीधे नहीं ले लूं, मैं इसको कुछ हाइट तक ऐसे ले लूं, फिर ऐसे ले लूं, फिर ऐसे ले लूं, फिर ऐसे ले लूं, फिर ऐसे ले लूं। ठीक है, ये इसको इस पाथ से ले लूं। लेकिन बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अल्टीमेट हाइट, नेट हाइट अभी भी h ही है। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? अगेन mgh। अगेन कितनी आएगी? mgh। इट मींस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पाथ। हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। हमें क्या मतलब किससे है? टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना है? h। यहां पर कितना है? h। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल, सेम। ठीक है, समझ में आया ना? पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी का। लास्ट में कहां पोजीशन है, दोनों पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट कितना और डिस्प्लेसमेंट जानते हैं आप, है ना? तो ये हो गया आपका पाथ इफेक्ट। नो इफेक्ट ऑफ पाथ, किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट यहां पर नहीं। ठीक, अच्छा, तो ये पांच इफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, साफ कर दूं? अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन को हम किस तरह लिखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी किस तरह की होती है? अरे भाई, काइनेटिक एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी is constant throughout the process। ठीक, एक लिखने का तरीका ये पहला है ना, ये पहला तरीका। अगर इसको मैं और बढ़िया से जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूं, ज्यादा सामान्य बात करना चाहूं, तो मैं क्या कहूंगा, द एनर्जी कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी न तो पैदा की जा सकती है, नॉर भी कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड और कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं, इट कैन बी only changed from one form to another। केवल इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते। ये ज्यादा जनरलाइज है, ज्यादा सही है, बट इस डेफिनेशन को हम यूज करते हैं क्लास 9th के प्रॉब्लम सॉल्व करने के, इसलिए ये भी अपने को जानना जरूरी है। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अगर बाहरी परिस्थितियां सेम है तो मैकेनिकल एनर्जी है पूरे प्रोसेस में सेम रहेगी। और मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। करके देखते हैं, ये बुक में नहीं दिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसको जिन्होंने नहीं लिखा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम इसको एक बार डिराइव करके देखते हैं। डिराइव करके देखने से ये सब चीज क्लियर हो जाएगी। चलो, क्या किया मैंने, देखो बच्चों, यहां पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। ये आपकी अर्थ है, अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहां से h हाइट से एक m मास का जो ऑब्जेक्ट है इसको गिरा दिया, छोड़ दिया। यहां पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, यानी ये एट रेस्ट है। यहां पर ये रेस्ट में है ना, एक जगह है, यहां कोई इसकी वेलोसिटी नहीं। यहां से ऐसे लिया और छोड़ दिया। 3 पोजीशन ले लेते हैं, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन और ये तीसरी पोजीशन, और हम एनर्जी को देखते हैं कि कितनी लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है या नहीं होता। इट इज नॉट इन योर बुक, सो इसको थोड़ा सा नोट करते समय ध्यान रखना है, इसको लिखना है। ये मान लीजिए कि यहां से जो ये हाइट है, ये आपकी ये h1 है ना, तो ये हाइट कितनी होगी बच्चों, टोटल तो h थी, h माइनस h1, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोजीशन में एनर्जी कितनी है। टोटल एनर्जी इन फर्स्ट पोजीशन में एनर्जी कितनी है। पहले देखते हैं काइनेटिक कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² और इसका फॉर्मूला mgh। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर ये v0 है, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी 0
होगी mgh. So what will be the value of total energy? That is mgh. ये फर्स्ट पोजीशन में टोटल एनर्जी आ गई, फर्स्ट पोजीशन। मैं इसको लिख देता हूँ टोटल एनर्जी फर्स्ट, ठीक है। टोटल एनर्जी आ गई। यहां देखते हैं थर्ड पोजीशन, यहां लिख दूं। अच्छा, टोटल एनर्जी इन थर्ड पोजीशन। देखो बहुत बढ़िया तरीका है। अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। h की वैल्यू यहाँ कितनी है? अरे यहाँ पर हाइट कितनी है? 0। हाइट कितनी है? 0। तो ये हो गया हाफ mv²। अब इस v² की वैल्यू निकालो, निकाल ले। थर्ड में लगाओ, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v² की वैल्यू निकालनी है तो u तो 0 है, ये 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 2। एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन सा लग रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस, एस का मतलब हो गया टोटल यहां से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, h। तो v² की वैल्यू आ गई 2gh। इसको मैं ला के यहां रख दूं तो मुझे मिलेगी हाफ mv²। जिसको समझ में कम आए एक बार वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करें, बिल्कुल आएगा 100%। v² की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2gh। 2 से 2 मर गया, आंसर आ गया mgh। टोटल एनर्जी इन थर्ड पोजीशन। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन में और थर्ड पोजीशन टोटल एनर्जी सेम है कि नहीं है? टोटल एनर्जी सेम है। अब अपने साथ समस्या ये होगी कि इस सेकंड पोजीशन की टोटल एनर्जी कैसे निकालें, है ना? चलो ये भी कोशिश कर लेते हैं, कोशिश करें। अच्छा, तो यहां पर दोनों तरह की एनर्जी होगी। यहां पर हमें क्या फायदा मिल गया? काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां दोनों एनर्जी। ठीक है, चलो निकालते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं सेकेंड पोजीशन। तो हाफ mv², हाफ m। v² की वैल्यू में क्या रखूंगा? ये 2gh है ना, तो यहां लिखूंगा 2g और h कितनी है? कितनी दूर तक आई है? सेम ऐसे करेंगे, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है? h माइनस h1। तो यहां लिखूंगा 2gh माइनस h1 ब्रैकेट क्लोज। कोई प्रॉब्लम समझ में आए? 2gh, 2gh, h कितना है? ये है, यहां से यही तो आया है, यहां तो पूरी h थी, यहां h केवल इतनी है, h माइनस h लिख दिया। ठीक है, ओके, कैंसिल आउट हो गया। mgh माइनस mgh1, ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन द सेकंड पोजीशन, फिर दोनों को जोड़ लेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर लेंगे। इस पोजीशन में काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी इस हाइट के लिए, इस हाइट के लिए इतना ऊपर है तो उतनी रहेगी ना, सो दैट विल बी इक्वल टू mg और ये हाइट है h1। ऐड कर दो भाई दोनों। टोटल एनर्जी इन सेकंड पोजीशन इज इक्वल टू mgh माइनस mgh1, तो ये हो गई काइनेटिक और प्लस ये हो गई mgh1 पोटेंशियल।
दोनों कट गई और आंसर आ गया mgh। कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही मजेदार चीज अपने सामने आई कि हमने कैलकुलेशन करके देख ली कि तीनों पोजीशन पे एनर्जी सेम है। कभी पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो जाएगी, कभी काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी, बट द सम है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब उसमें किसी भी प्रकार का चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है। अब लो स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया से हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, लिखने में जोर आ रहा है, लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना कॉपी में, ठीक है। साफ कर दो, बहुत बढ़िया। देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हम ये देखते हैं कि टोटल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन का हमने फॉर्मूला से भी देख लिया है ना। हाँ, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है इससे। नाउ आई एम हैंडलिंग द लास्ट टर्म दैट इज पावर। व्हाट इज पावर? कि मैं इसमें पावर बहुत है, इस बच्चे में पावर बहुत ज्यादा है ना, इस बच्चे में पावर कम है, कमजोर सा, दुबला पतला सा, है ना। चलो पावर, पावर क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो बहुत सिंपल सी सबसे छोटी डेफिनेशन लिखी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। किस रफ्तार से एक बच्चा जल्दी जल्दी होमवर्क कर लेता है, इसका मतलब उसके अंदर पावर ज्यादा है होमवर्क करने है ना। एक बच्चा लेके बैठा रहता है, घूमता रहता है, इधर उधर देखता रहता है ना, कोई दूसरे कर ले, कोई दूसरे कर ले, यानी पावर नहीं है। एक बच्चा बहुत तेज भागता है ना, उसके अंदर पावर ज्यादा है। एक धीरे धीरे, क्या रेट क्या है उसकी? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो P इज इक्वल टू रेट वर्क डन अपॉन टाइम, कितने टाइम में उसने वर्क किया। या मैं इसको ऐसे लिखूं, P इज इक्वल टू W अपॉन T। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आ गया है ना, सिंपल आ गया ना। P इज इक्वल टू W अपॉन T। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू W जूल पर सेकेंड। भाई वर्क तो हो गया जूल में और टाइम हो गया सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। इसको ऐसे लिखते हैं J पर सेकेंड, और इसको एक नाम और देते हैं, दैट इज वाट। दैट इज वाट। जूल पर सेकंड मतलब वाट, 1 जूल पर सेकंड मतलब 1 वाट, 2 जूल पर सेकंड मतलब 2 वाट। लेकिन ये यूनिट हमेशा छोटी रह जाती है, ठीक है। और क्या क्या यूनिट होती है इसकी? एक होती है बच्चों हॉर्स पावर, आपने देखा होगा मोटर होती है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, इतने हॉर्स पावर की, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर घोड़े की शक्ति, घोड़े की ताकत, यानी 1 HP, ये इक्वल होता है 746 वाट। किसके इक्वल होता है? 746 वाट। देखो कितनी बढ़िया सी एक यूनिट आ गई। लेकिन इसको हम यहाँ इंडिया में बहुत कम काम में लेते हैं। मोटर वगैरह इलेक्ट्रिक आइटम्स जितने भी होते हैं कि ये इलेक्ट्रिक मोटर कितने हाउस पावर की है, कितने ट्यूबवेल की, या जहाँ पर भी हम कुएं में मोटर लगाते हैं तो कितने हॉर्स पावर की, पंप कितने हॉर्स पावर का, यहाँ पर हम यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती। एक और यूनिट वाट के अलावा जो इससे बड़ी यूनिट है वो काम में लेते हैं, दैट इज किलोवाट। दैट इज किलोवाट। तो अब देखो किलो का मतलब क्या होता है?
किलोग्राम, किलोमीटर, किलोवाट, यानी 1000 वाट। 1 किलोवाट किसके इक्वल होगा? 1000 वाट। एक और बहुत बढ़िया यूनिट है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, ठीक है। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? किलो वाट आवर, ठीक है। किलोवाट आवर जो है वो किसके इक्वल होगा? देख लो 1000 वाट तो ये किलोवाट हो गया, तो 1000 तो ये हो गया। इस सेकंड को आवर में चेंज करना है, यानी मैं इसको 60 में तो मिनट में हो गया, और फिर अगेन 60 से किस में हो गया? आवर में। इतने वाट के इक्वल होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 36, और उसके जीरो कितने लगेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इतने वाट के इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कितने वाट के बराबर? कितने हो गए? 36 लाख, 36 लाख वाट के बराबर 1 किलोवाट। इसको अपन घरों में काम में लेते हैं ना, जैसे अपने कितने यूनिट आए, है ना? 1 यूनिट 1 किलोवाट। 1 यूनिट 60 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, समझो इस चीज को। 60 वाट का बल्ब है या 100 वाट का बल्ब है, कितनी देर जलाए कि 1 किलोवाट आ जाए? कितने घंटे जलाए? निकाल सकते हैं हम यहाँ से, खुद दिमाग लगाना, ठीक है। इतने वाट का है किलोवाट आवर। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है यूज हो जाएगी, वहां पर एनर्जी यूज हो जाएगी, कितनी देर तक चलाएगा? फॉर्मूला यही रहेगा, ये एनर्जी तो ये वर्क डन के इक्वल हो, पावर टाइम टू टाइम। चलो करके देखना, सिलेबस से थोड़ी बाहर की चीज बता दी मैंने आपको, बट ये यहाँ तक आपको एकदम बढ़िया से मेमोराइज होनी चाहिए। ऑल फॉर्मूलाज मस्ट बी मेमोराइज एंड देयर डेरिवेशंस आल्सो, है ना? उनके डेरिवेशंस कैसे आएंगे, कैसे आया फॉर्मूला, ये हमें पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, है ना? और बाकी मौज करें, पढ़ाई करें, बार बार इसको लिखते रहें। थैंक यू, बाय, सी।